डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम के इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। ये लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम सीरीज का तीसरा लेक्चर है। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पिछली क्लासेस में बेसिकली क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो हम जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस, जैसे कि हमने पिछली प्रेजेंटेशंस में पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था, रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट कंबाइन करके रिएक्टेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन चल रही होती है। एक फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दोनों रिएक्शंस के रेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स का एक प्रिंसिपल हमने पहले पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बेसिक लॉ है बेस्ड ऑन नेचुरल ऑब्जर्वेशन कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ऑब्वियस है कि अगर किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से कोई हम माचिस की तीली लेते हैं और उसको हम जलाते हैं तो रिलेटिवली वो धीरे धीरे जलती है एज कम्पेयर टू अगर हम एक बड़ा ब्लॉक लॉग ले लें लकड़ी का और उसको हम जलाएं। तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि लकड़ी का लॉग एक बार आग पकड़ लेगा तो बहुत जल्दी से जल जाता है, जबकि उसी के कंपैरिजन में उतने ही मास की अगर हम माचिस की तीली जलाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे कंबशन रिएक्शन में वुड का जो लकड़ी है उसके मास पर कंबशन रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, उसी तरीके से जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास, या फिर जनरलाइज करके हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास की बात हम इन जनरल आयनिक प्रोसेसेस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग एक्टिव मास को कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे सॉल्वेंट बेस कंसंट्रेशन ले रहे होंगे तो हम मोलैरिटी की बात करेंगे। जब प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होगा तो उनकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट माना जाता है, और सिंप्लिसिटी के लिए इसको यूनिटी ले लिया जाता है, 1 ले लिया जाता है। तो कोई प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होगा तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मान ली जाएगी। उसके अलावा कोई कंपोनेंट, कोई रिएक्टेंट अगर किसी सॉल्यूशन में होगा तो उसकी मोलैरिटी निकाल करके हम कंसंट्रेशन बता सकते हैं। इसी तरह से कोई गैस है तो उसका प्रेशर बता करके हम कंसंट्रेशन बता सकते हैं। तो अब हम एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें कोई दो रिएक्टेंट हैं, वो आपस में रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे ये प्रेजेंट करा गया है। तो इसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट है A प्लस B, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसको KF लिखा जा रहा है। KF यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो जाएगा ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट के बारे में हमने पहले पढ़ा होगा। रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होता है। बाय डेफिनेशन रेट कांस्टेंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी होती है। ये भी हमने पढ़ा है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। K की वैल्यू जो होती है रेट कांस्टेंट की, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है ये आर्हेनियस इक्वेशन से दिया जाता है। आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में हमने पहले पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रेट कांस्टेंट K है ये टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में दिया जाता है, ये आपस में रिलेटेड होते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पर K में डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। अब जैसे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, उसी तरीके से अब हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट का अगर एक्सप्रेशन लिखें तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो होगा ये बराबर हो जाएगा KB कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ D। कंसंट्रेशन ऑफ C और D यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं वो C और D है। यहाँ पे ऑब्वियसली KB यहाँ पे हो जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, अटेन हो जाती है, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पिछली क्लास में। बाय डेफिनेशन इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करा जाता है? इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। यानी कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम स्टेट अराइज होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का हम यूज करके इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को यूजिंग इक्वेशन 3।
हमने लिखा है यहाँ पे के एफ कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन डी। इक्वेशन नंबर 4 हो जाता है यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं हमने क्या करा है यहाँ पे, जो कंसंट्रेशन ए बी था इसको हम डिनोमिनेटर में ले गए और यहाँ पे जो के बी था प्रोडक्ट साइड में इसको हम इधर डिनोमिनेटर में ले गए। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी जिसको हम इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी। अब यहाँ पर हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करा जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोला जाता है कि इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बी। तो जैसे अभी हमने इक्वेशन नंबर 3 के बाद जो रीअरेंज करके इक्वेशन लिखी थी, इसमें ये के एफ अपॉन के बी ही क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, के एफ अपॉन के बी की जगह कैपिटल के लिख दिया है। यहाँ पे कैपिटल के जो है इसके सबस्क्रिप्ट में सी लिखा है। सी यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अभी कंसंट्रेशन मोलैरिटी में ली जा रही है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन डी को अब हम इसमें मोलैरिटी टर्म्स में इस तरह से लिख दे रहे हैं जैसे इक्वेशन नंबर 5 में लिखा है। ओके, अब अगर हम एक जनरल केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा हो, इस तरह से अगर ले लें जिसमें रिएक्टेंट ए का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए है, रिएक्टेंट बी का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी है, रिएक्टेंट सी के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे स्मॉल सी है और रिएक्टेंट डी के नंबर ऑफ मोल्स या स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल डी है। सो ऐसे केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा ये इस तरह से हो जाएगा। ये हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा है कि अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट के आगे कुछ, तो रेट एक्सप्रेशन में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कंसंट्रेशन टर्म की पावर में चला जाता है। यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन टर्म अगर ए है तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका जो था स्मॉल ए वो उसकी पावर में चला गया। इसी तरह से कंसंट्रेशन बी की पावर में स्मॉल बी चला गया है जो उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है या नंबर ऑफ मोल्स है बैलेंस इक्वेशन में। इस तरह से सी का केस है, इसी तरह से डी का केस है। अब इसी तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक दूसरी फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे केपी की टर्म्स में प्रेजेंट कर रहे हैं। केपी यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर की बात कब आ रही है, जब जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, जैसे अभी हमने ए बी की टर्म्स में ही बात करी थी, अगर यहाँ पे जो रिएक्टेंट है ए प्लस बी और प्रोडक्ट है यहाँ पे सी प्लस डी, ये सब गैसेस होंगे अगर, तो ऐसे केस में इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर लिया जाएगा जिसको स्मॉल पी से प्रेजेंट करा जाएगा और जिस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उसको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिख दिया जाएगा। पार्शियल प्रेशर हमें पता होना चाहिए। बाय डेफिनेशन पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करा जाता है से अगर एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें गैसेस आपस में रिएक्ट ना कर रही हो, अगर तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा उसको उसका पार्शियल प्रेशर बोला जाएगा। पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होता है। अगर हमें टोटल प्रेशर पता है गैस का और हमें उस गैस का मोल फ्रैक्शन पता है, मतलब उस रिएक्टेंट, जैसे अगर मैं एक ही बात करूं तो ये रिएक्टेंट का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन पता है तो टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके मैं पार्शियल प्रेशर यहाँ पर निकाल सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे इन सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए और टोटल प्रेशर पता होना चाहिए। तो टोटल प्रेशर से हर एक गैस के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल दूंगा। और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है ये यहाँ पे कैपिटल पी से लिखा है, इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने स्मॉल पी से बताया था तो उसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है और ये जो स्मॉल सी स्मॉल डी जो लिखा है ये वही स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कंसंट्रेशन टर्म अभी यहाँ पे प्रेशर है क्योंकि, तो प्रेशर की पावर में डाले गए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा अभी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको दो तरह से प्रेजेंट करा जाता है। और भी तरीके होते हैं जो हम कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे हमने दो तरीके देखे हैं, एक है केसी और एक है केपी। केसी यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, एंड केपी यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम केपी और केसी में रिलेशन देखने जा रहे हैं। इसके लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन का पता होना चाहिए। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, PV = nRT, बहुत नोन इक्वेशन है, सबको याद होगा ये। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसको थोड़ा रीअरेंज करा है हमने। लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम को क्रॉस डिवाइड करके
एनआरटी के नीचे लेके गए हैं और हमें मोलारिटी की डेफिनेशन पता है। मोलारिटी को अगर हम सी से प्रेजेंट करें तो मोलारिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो एन अपॉन वी को अब हमने मोलारिटी से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, मोलारिटी को यहाँ पे सी से प्रेजेंट करा गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेशर और कंसंट्रेशन इस इक्वेशन से आपस में रिलेटेड है। P इज इक्वल टू सी आर टी, ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए प्रेशर और कंसंट्रेशन में रिलेशन देख रहे हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए जो ये अबव इक्वेशन थी ये किस तरह से बन जाएगी, अब हम यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। तो से ए कंपोनेंट के लिए पी हो जाएगा यहाँ पे Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए कंपोनेंट ए से आर टी अपॉन वी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। सिमिलरली पीवी की इक्वेशन हो जाएगी, उसी तरह से पीसी की इक्वेशन हो जाएगी और पीडी की इक्वेशन हो जाएगी। अब हमने क्या करा है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 7 जो हमने लिखी थी पहले, ये जो इक्वेशन नंबर 7 थी इसमें पीसी, पीडी, पीवी और पी ए ये जो टर्म्स थी इनकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 9, 10, 11, 12 यहाँ से रख दिए अगर, तो हमें ये इक्वेशन नंबर 13 की फॉर्म में इस तरह से मिल जाएगा। Kp इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ कंपोनेंट सी, उसकी पावर में आ जाएगा यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपोनेंट सी का, फिर आरटी की पावर स्मॉल सी, कंपोनेंट सी की कंसंट्रेशन और आरटी हमने रखा है पीसी की जगह। इसी तरह से हमने यहाँ पर अलग अलग टर्म्स को रखा है, फिर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को कॉमन ले लिया है यहाँ पे और आरटी की टर्म्स को अलग कर दिया। फिर हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की कंडीशन ली है, रूल लिया है, इसे अगर एक एक्सपोनेंशियल है a उसकी पावर x है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं a जिसकी पावर y है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a x प्लस वाई। सिमिलरली अगर इसी को हम डिवाइड कर दें a z और a m से, तो यहीं पे x प्लस वाई के डिवीजन में आ जाएगा z प्लस m, ये हमें पता है। तो हमने यहाँ पर अभी हमारा a क्या है यहाँ पे RT और एक्स वाई जेड क्या हो गए सी डी बी ए। तो हमने एक्सपोनेंशियल्स के प्रोडक्ट और डिवीजन की जो कंडीशन है उसको यूज करके हमने इक्वेशन नंबर 14 डिराइव करी है। और अब हम यहाँ पर जो ये टर्म आ रही है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसकी जगह हम डेल्टा एन लिख दे रहे हैं। और हमने इक्वेशन नंबर 6 में पढ़ा था कि जो ये टर्म है ये क्या है के सी। इक्वेशन नंबर 6 आप देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये इक्वेशन नंबर 6 थी, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म थी इसकी वैल्यू क्या थी के सी। इक्वेशन नंबर 15 में हमने जो कंसंट्रेशन टर्म्स की उसकी जगह के सी रख दिया, तो हमें इक्वेशन नंबर 16 मिल जा रही है। तो ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन को एक बार फिर डिफाइन कर रहे हैं। डेल्टा एन को क्या बोला जाता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चेंज क्या होता है हमेशा फाइनल टू इनिशियल स्टेट। अभी हमारी फाइनल स्टेट क्या थी, अगर हम ये इस इक्वेशन की बात करें तो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हम साथ में लिख देते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। तो जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये फाइनल स्टेट है यानी प्रोडक्ट स्टेट जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए सी प्लस डी, और जो इनिशियल स्टेट यानी ए प्लस बी जो है उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए ए प्लस बी। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, फाइनल में से यानी सी प्लस डी में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ए प्लस बी माइनस करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो डेल्टा एन क्या हो गया, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ पे इनिशियल स्टेट हो गई और प्रोडक्ट यहाँ पे फाइनल स्टेट। अब यहाँ पर 3 केसेस हैं डिपेंडिंग अपॉन इक्वेशन 16। तो अब हम ये 3 केस देखने जा रहे हैं। तो पहले हम केस 1 देख रहे हैं। हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि C प्लस डी ज़्यादा है A प्लस बी से, यानी कि इसको हम कैसे बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ऑब्वियस है जब C प्लस डी ज़्यादा होगा A प्लस बी से तभी डेल्टा एन पॉजिटिव आएगा। और अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ पे अगर KP KC का रिलेशन देखें, KP इज इक्वल टू KC डेल्टा एन RT की पावर डेल्टा एन, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो RT की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। और जब ऐसा होगा तो KC की वैल्यू KP तक लाने के लिए हमें
किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। RT एक बड़ा नंबर है जिससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इसका मतलब है KC छोटा है KP से, तभी उसको बड़ा करना पड़ रहा है, KP के बराबर करना पड़ रहा है। तो इसका सीधा रेफरेंस क्या मिल जाता है हमें कि जब भी डेल्टा एन 0 से ज़्यादा होगा यानी पॉजिटिव होगा तो KP KC से ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर डेल्टा एन नेगेटिव होगा तो उस केस में जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के होंगे वो कम होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे केस में जैसा अभी मैंने बताया कि अगर डेल्टा एन 0 से कम होगा तो RT की वैल्यू जो होगी ये 1 से कम होगी, यानी 1 से छोटा नंबर हो जाएगा, यानी फ्रैक्शनल नंबर होगा। ये 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। 0 से 1 का मतलब यह है कि KC को कोई फ्रैक्शनल वैल्यू से जैसे 0.63 ऐसे किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा जा रहा होगा। जब भी हम 1 से कम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर KP KC में रिलेशन देखा जाएगा तो KC को छोटा करा जा रहा है KP के बराबर लाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि KP यहाँ पर छोटा होगा इन कंपैरिजन टू KC। सिमिलरली डेल्टा एन अगर 0 होगा तो अगर डेल्टा एन 0 होगा तो RT की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ऐसे केस में KP और KC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जो हमने यहाँ पे ये कंडीशंस बताई हैं इस पर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे से एक इक्वेशन है H2 प्लस I2 इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें यहाँ पे प्रेडिक्ट करना हो अगर कि KP और KC में क्या रिलेशन होगा तो क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1, I2 का नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1, HI का नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पे 2। तो 1 + 1 हो गया 2, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें डेल्टा एन मिल जाएगा। डेल्टा एन इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये वाला केस हो जाएगा, और तब KP और KC इस रिएक्शन के लिए बराबर हो जाएंगे। अब जैसे एक और रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पे N2 प्लस 3H2 इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो N2 के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, H2 के 3 है, NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 हो जाएंगे। 1 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हम साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में अगर हम डेल्टा एन निकालेंगे तो डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये आ जाएगा -2, यानी कि ये क्या आ गया, डेल्टा एन इस केस में लेस देन 0 आ गया। अभी हमने डिस्कस करा था कि जब ऐसा होगा तो ये वाला केस होगा, KP जो होगा वो लेसर होगा इन कंपैरिजन टू KC। इस रिएक्शन में हम प्रिडिक्ट कर पाए हैं कि KP जो है वो KC से छोटा है। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। तो ये वाला जो पार्ट हमने डेरिवेशन वाला पार्ट देखा है वो, और जो ये इक्वेशन देखी है KP = KC RT की पावर डेल्टा एन, इस इक्वेशन को हमें याद भी रखना है और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।